बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश अध्याय 9 जो कि है सममिति के 7वें भाग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 237, 238 और 239 में दिए गए तथ्यों को जानेंगे और दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक वृत्त की सममितियां। वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त एक मनमोहक आकृति है। तब क्या होता है जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र के परित घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। यानी कि जब आप एक सर्कल को लेके उसे आप इस तरह से मूव करते हो घड़ी की दिशा में, वह स्वयं के साथ संपाती हो जाता है। यानी कि आप जैसे भी मूव करो वो सर्कल का सर्कल ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप उसे किस कोण पर घुमा रहे हैं। आप कितना डिग्री पे भी घुमाएं वो तो सर्कल है, राउंड है, तो वो राउंड शेप का ही दिखाई देता है। अतः एक वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है। यानी कि इसकी कोई न्यूनतम सममिति कोण नहीं है, है ना। इसमें अनियमित सममिति की रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसमें सममिति का कोई कोण जो न्यूनतम हो वो नहीं पता। अब एक वृत्त की परिसीमा पर एक बिंदु लीजिए और इसे केंद्र से मिलाइए। चलिए, तो सबसे पहले एक सर्कल हम यहाँ पे बनाते हैं। कोई भी त्रिज्या का एक सर्कल आप बना ले रैंडम, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। अब इसकी परिसीमा क्या है? बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया जाए कि हमने एक बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम P रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है? इसे केंद्र से मिलाइए। अब हम इसे केंद्र से मिलाने के लिए स्केल की मदद लेते हैं और इसे केंद्र से मिला लेते हैं। चलिए, तो इसे हमने केंद्र से मिला लिया। ये इसकी त्रिज्या भी हो सकती है। ये करने के बाद क्या बोलता है? इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बनाइए। तो व्यास क्या होता है? केंद्र से होते हुए एक परिसीमा से दूसरी परिसीमा तक। तो यही रेखा को, जब त्रिज्या वाली रेखा को हम दूसरी ओर भी इस तरह से आगे बढ़ा दें इस परिसीमा तक, तो ये क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। मान लिया जाए इसका नाम Q रख देते हैं। PQ एक यहाँ पे व्यास हो गया। क्या यह व्यास इस वृत्त की परावर्तन सममिति की एक रेखा है? तो बिल्कुल है। अगर आप यहाँ पे एक मिरर रख दें तो आपका देखिएगा मिरर के अंदर जो है ये वृत्त आपको कंप्लीट दिखता है ना। तो हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, यहाँ लिखा भी है, हाँ, प्रत्येक व्यास वृत्त की एक सममिति रेखा है। पहियों की तरह हम अपने परिवेश में ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिनमें घूर्णन सममिति होती है। उन्हें ज्ञात कीजिए। इनमें से कुछ नीचे दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पे जो सीलिंग फैन है आप देख सकते हैं, इसमें भी घूर्णन सममिति होती है। और इसमें चूंकि 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं तो इसकी घूर्णन सममिति जो है 120, 240 और 360 होगी। इसी तरह से यहाँ पे एक रंगोली दी गई है। यहाँ पे देखिए इसके कितने शीर्ष हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो इसमें 6 घूर्णन सममिति है। इसी के साथ यहाँ पे एक चक्र दिया गया है, इसमें 24 घूर्णन सममिति होगा, है ना। इसका जो न्यूनतम कोण होगा वो 360 भागा 24 होगा, यानी कि 15 डिग्री होगा। फिर 15, 30, 45 इस पे रोटेट करते जाएं, इसकी घूर्णन है। इसमें चूंकि फूल वाले में 6 सममिति की रेखा है, एक इस तरह से होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और फिर यहां से भी होगा। ये आप पहले भी बना चुके हैं। तो इस तरह से इसमें 360 भागा 6 कर देना होगा, तो 60 डिग्री इसका न्यूनतम कोण होगा। 60, 120, 180 ऐसा करके चलेगा। और ये 360 भागा 3 यानी कि 120, 240 और 360 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 238 में है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्या खंडों में इस प्रकार रंग भरिए कि आकृति में पहला 3 सममिति के कोण हो, दूसरा 4 सममिति के कोण हो और तीसरा सममिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी यदि इन त्रिज्या खंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है और इसमें कुल मिलाकर जो है आप देखेंगे तो 12 तीलियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने 2 सर्कल सेम टू सेम लिए हैं। पहले वाले में हमें 3 सममिति के कोण दिखाते हुए इसमें कलर करना है। क्योंकि कुल मिलाकर इसमें 12 तीलियां हैं, तो इसमें जो ग्रुप बनेगा तो 12 भागा 3 कर दीजिएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा 12/3 बराबर 4 घर का ग्रुप बनाएंगे एक एक कलर के लिए। और यहाँ पे चूंकि हमें 4 समिति के कोण बनाने हैं तो 12 में 4 से भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घर का जो है हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 समिति के कोण के लिए जो है हमने क्या किया, 4 घरों का ग्रुप लेकर के अलग अलग रंगों से इसे दिखा दिया। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस सर्कल में जो है इस वृत्त के अंदर 3 समिति के कोण हैं, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए इस वृत्त के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, 3 घरों का ग्रुप करके 4 ग्रुप बना लिए और इस तरह से इसमें 4 समिति के कोण बन गए। मान लिया जाए यहाँ से बेस लेके आप चलते हैं तो यहाँ तक में 1 कोण हो गया, फिर ये 2 कोण, ये 3 कोण, ये चौथा कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 360 डिग्री पहुंचेगा। यहाँ पे 120 डिग्री, फिर 240 डिग्री और फिर 360 डिग्री होगा। यहाँ पे होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री और उसके बाद जो है आपका होगा 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दूसरा यहाँ पे आपको करके मैंने दिखाया। इसका तीसरा नंबर में था कि सममिति के संभव कोणों की संख्या क्या होगी यदि इन त्रिज्या खंडों को अलग अलग रंगों से अलग अलग विधियों द्वारा भरा जाए। तो चूंकि यहाँ पे कुल मिलाकर 12 तीलियां हैं तो अधिकतम यहाँ पे 12 भागों में से हम बांट सकते हैं, सिंगल सिंगल अलग अलग कलर कर सकते हैं आप। वैसे आप 12 के जो गुणनखंड हैं उसको ले लीजिए तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है ना। तो हम जो है इसे 2 हिस्से में बांट सकते हैं। इस तरह से देखिए आधा आधा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 6 घर में अलग कलर कर लेंगे, 6 घर में अलग कलर कर लेंगे। अगर इसे 3 कोण प्राप्त करना होगा तो 3 कोण का हमने यहाँ पे अभी किया भी था। ये देखिए 3 कोण का 4 घर ले लिया और अलग अलग रंगों से रंग लिया। और जब हमें 4 कोण प्राप्त करने थे तो 3 घर लेंगे, 4 तिया 12। और जब हमें 6 घर प्राप्त करने होंगे तो 2 घर का ग्रुप बनाएंगे, 2 छके 12 हो जाएगा, ठीक है। और जब 12 कोण प्राप्त करने होंगे तो प्रत्येक का अलग अलग कलर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, तो 12 रंग में आ जाएगा कुछ इस तरह से। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी अन्य 2 आकृतियां बनाइए जिनमें परावर्तीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हो। इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। पहली आकृति जो है समबाहु त्रिभुज हो सकता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें सममिति की जो रेखाएं होती हैं वो 3 होती हैं। कुछ इस तरह से आप सममिति रेखा खींच सकते हैं इसमें, पहला। दूसरा जो है इस शीर्ष से सामने वाली भुजा की ओर, दूसरा। और तीसरा इस शीर्ष से सामने वाली भुजा की ओर, ये तीसरा। तो इसमें 3 सममिति की रेखा होती है और साथ ही साथ सममिति के जो कोण होते हैं वो भी 3 होते हैं। आप इसे 3 बार घुमा लेंगे तो ये एक घूर्णन कंप्लीट होगा और प्रत्येक मूवमेंट के बाद आकृति की जो है सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इसमें सममिति के कोण भी 3 होते हैं, यानी कि इसको आप हर बार जो है 120 डिग्री घुमाएंगे तो जो शेप है, जो आकृति है, सेम टू सेम दिखाई देगा। तो इसमें 3 सममिति के कोण होते हैं, 120 डिग्री, 240 डिग्री और फिर 360 डिग्री पे। दूसरी आकृति हमारी आयत हो सकती है। आयत में सममिति की 2 रेखाएं होती हैं। एक तो इस तरह से आप इसे 2 बराबर भागों में ले सकते हैं या फिर यहां से इस तरह से, ठीक है। और सममिति के जो कोण होते हैं वो भी 2 कोण होते हैं। जैसे ये मान लिया जाए आयत है, एक बार 90 घुमाने से तो ये सेम टू सेम नहीं दिखता है, 180 डिग्री पे ये सेम टू सेम दिखता है। तो एक 180 डिग्री हो जाएगा और दूसरा जो है फिर 180 डिग्री और घुमाएंगे तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री पे। तो इसमें भी सममिति के 2 कोण हैं, एक है 180 डिग्री और एक है 360 डिग्री। 90 डिग्री घुमाने पर इसकी जो है शेप कुछ इस तरह की बनती है। देखिए, तो ये प्रारंभिक स्थिति जैसा तो नहीं हुआ, यहाँ पे लंबाई है, ये चौड़ाई है, यहाँ पे ये देखिए चौड़ाई ऊपर चला जाता है, तो ये 180 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देता है। तो 180 और 360 इसकी 2 सममिति के कोण है और एज वेल एज यहाँ पे 2 सममिति की रेखा भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां भी संभव हो निम्नलिखित का एक कच्चा स्केच बनाइए। ए नंबर में है एक त्रिभुज जिसमें न्यूनतम 2 सममिति की रेखाएं हो तथा न्यूनतम 2 सममिति के कोण हो। तो इसके लिए हम समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। कलर करने से जो है यहाँ पे कलर ले लिया है, ये एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से।
ठीक है, आप ऊपर देखिए, यहाँ पे ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसके तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लिया जाए ये ए बी सी हमने ले लिया। यहाँ पे अभी हम देखे भी थे कि इसमें 3 सममिति अक्ष खींचा जा सकता है। एक तो इस तरह से हर शीर्ष से एक एक खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 सममिति के अक्ष हैं, यानी कि न्यूनतम 2, कम से कम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 3 है। और साथ ही साथ इसमें सममिति के जो कोण होते हैं वो भी 3 होते हैं, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। तो 120 डिग्री मूव करने पर यह आकृति क्या होती है, सेम टू सेम रहती है। तो इसका उत्तर होगा समबाहु त्रिभुज जिसमें 3 यानी कि न्यूनतम 2 तो हो ही गया सममिति की रेखाएं हैं, तथा 3 न्यूनतम 2 सममिति के कोण हैं। तो इसमें 3 सममिति के कोण हैं और 3 सममित रेखाएं हैं, तो न्यूनतम 2 तो हो ही गया दोनों ही स्थिति में। चलिए, अब यहाँ पे बी नंबर पे है एक त्रिभुज जिसमें केवल एक सममिति की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन सममिति ना हो। तो इसके लिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या करता है, यहाँ पे एक सममित अक्ष आप पीएस को देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर हम पीएस पे रखेंगे इसे, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपको त्रिभुज कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें एक सममित अक्ष है लेकिन इसकी कोई घूर्णन सममिति नहीं है, क्योंकि इसके तीनों भुजा बराबर नहीं है। तो इसे 120 डिग्री घुमाने पर ये पहले जैसी जो प्रारंभिक स्थिति इसकी है वैसी ये शेप नहीं दिखाई देगी। ये पूरा एक 360 डिग्री घूमने के बाद ही वापस इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और पी आर रेखा क्या है, बराबर। इसमें हम एक कच्चा चित्र केवल बना रहे हैं। इसमें केवल एक सममिति की रेखा पी एस है परंतु कोई घूर्णन सममिति नहीं है, यानी कि इसे आप 90 डिग्री या 120 डिग्री पे मूव करोगे तो सेम शेप आपको नहीं मिलेगा। ये आपको पूरा एक 360 डिग्री घुमाने पे ही सेम शेप मिलेगा प्रारंभिक स्थिति में जैसी है। तो आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट एक घूर्णन सममिति तो सब में ही होता है, उसे काउंट में नहीं लिया जाता है, कम से कम 2 होगा तभी काउंट में लिया जाता है। तीसरा इसी में प्रश्न था कि घूर्णन सममिति वाला एक चतुर्भुज जिसमें कोई परावर्तीय सममिति ना हो। तो इसके लिए आप एक समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को देख पा रहे हैं जिसमें घूर्णन सममिति है परंतु कोई परावर्तीय सममिति नहीं है। 180 डिग्री पे ये सेम टू सेम दिखाई देता है, फिर 360 डिग्री पे सेम टू सेम दिखाई देता है, लेकिन इसमें कोई परावर्तीय सममिति नहीं होती। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं, जब हम इसे परावर्तित करते हैं तो आईना में देखिए ये किताब जैसा दिखने लगता है, जबकि ये इस तरह का शेप है। तो इसमें क्या है, परावर्तीय सममिति तो नहीं है। आइए इसे प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाते हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसे आप 90 डिग्री घुमाते हो तो इस तरह का दिखता है, 180 डिग्री घुमा लो ये फिर से वापस वैसे दिखता है। तो एक घूर्णन सममिति तो 180 डिग्री हो गई, फिर 270 पे यानी कि 90 डिग्री और मूव करने पे ऐसा दिखता है, फिर 360 डिग्री जब मूव कर लिया, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, है ना। तो देखिए ये वापस इस तरह से दिखता है। तो इसमें 2 घूर्णन सममिति होता है, एक तो 180 डिग्री पे और एक 360 डिग्री पे। तो घूर्णन सममिति तो है लेकिन इसमें जो है परावर्तीय सममिति नहीं है, जो कि हमने आपको मिरर में करके भी दिखाया है। ये देखिए कुछ इस तरह का मिरर में दिख रहा है, जबकि ये इस तरह का शेप है। तो इसमें परावर्तीय सममिति नहीं है। और इसी का डी नंबर में देखिए क्या है, एक परावर्तीय सममिति वाला चतुर्भुज जिसमें कोई घूर्णन सममिति ना हो। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक पतंग को देख पा रहे हैं, पतंगाकार चतुर्भुज है ये, जिसका नाम है PQRS, ठीक है। तो यहाँ पे आप परावर्तीय सममिति को देख सकते हैं इस तरह से। अगर मैं PS पे रखूं तो देखिएगा आप, ये फिगर कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, है ना, आप मिरर में देख पा रहे हो। तो इसमें परावर्तीय सममिति तो है लेकिन इसमें कोई घूर्णन सममिति नहीं है। आप इसे किस तरह से भी मूव करोगे तो ये जो प्रारंभिक स्थिति है इसकी इस तरह से नहीं दिखाई देगा। ये कंप्लीट एक घूर्णन करने के बाद ही 360 डिग्री पे घूमने के बाद ही ये अपनी स्थिति में आ पाता है, यानी कि इसमें कोई और अन्य घूर्णन सममिति नहीं है, केवल 360 डिग्री घूमने पे ही ये सेम टू सेम दिखाई देता है। अतः पतंग PQRS जिसमें परावर्तीय सममिति, परावर्तन सममिति तो है परंतु कोई घूर्णन सममिति नहीं है। तो आइए इसे भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अभी प्रारंभिक स्थिति है, इसे इस तरह से मूव करते हैं तो ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ऐसा करने पे भी दिखाई नहीं दे रहा है सेम टू सेम, ऐसा करने पे भी दिखाई नहीं दे रहा है।
ये पूरा एक राउंड घूमने के बाद 360 डिग्री घूमने के बाद ही सेम टू सेम दिखाई देता है। अतः इसमें जो है परावर्तीय समिति होता है लेकिन घूर्णन समिति नहीं होता, ये एक पतंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आकृति में समिति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री है, इस आकृति के अन्य समिति के कोण क्या है? न्यूनतम कोण जब 60 है तो हमें 360 डिग्री तक चलते जाना होगा। 60 60 60 फिर 120, 120 में 60 मिलेगा तो 180, फिर इसमें 60 मिलेगा तो 240 और फिर 300 और फिर 360। तो इस तरह से ये बाकी के कोण होंगे। 60 डिग्री के बाद 120, 180, 240, 300 और 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक आकृति में एक समिति का कोण 60 डिग्री है, इस आकृति के दो समिति के कोण 60 डिग्री से कम है, समिति का न्यूनतम कोण क्या होगा? 60 से और दो कम है तो 60 20 हो सकता है, 20 डिग्री, 40 डिग्री और फिर 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि दो समिति के कोण जो है वो 60 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे 20 और 40 हो सकता है। तो इस तरह से ये बढ़ता रहेगा और ये 360 तक जाएगा। तो हमें केवल यही दोनों बताना था कि 60 से कम कौन कौन हो सकता है, तो 20 और 40 इसके जो है इससे छोटे दो कोण हो सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आगे जाकर के ये 80 होगा, फिर 100 होगा, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, यहां तक जाएगा ये। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या हम घूर्णन समिति के साथ एक ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसमें समिति का न्यूनतम कोण 45 डिग्री है? तो हम इसकी जांच इस तरह से कर सकते हैं। अगर 360 में हम 45 से भाग देते हैं, अगर ये पूरा पूरा काट देता है 45 360 को, तो हम कहेंगे कि हाँ ये संभव है। तो 45 से इसको काटिए, देखिए कितना बार में कटता है। इसे हम 15 से पहले काटते हैं, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 6 पर 0 60, 15 चौके 60, 3 इकाई 3, 3 अठी 24, है ना। 8 बार में ये कट जाता है। तो ये क्या है, ये जो आकृति है इसमें 8 समिति के कोण होंगे। जो भी आकृति होगी उसमें 8 समिति के कोण होंगे और उसका न्यूनतम कोण 45 डिग्री होगा। तो ये संभव है। ये क्या है? संभव है, मतलब 45 डिग्री न्यूनतम कोण हो सकता है, क्योंकि 45 डिग्री जो है 360 का क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। तो ये संभव है। अगला है 17 डिग्री। अगर हम 360 में भाग दे दें 17 से और ये पूरा पूरा एक पूर्ण संख्या लेके आए, तब तो ये पॉसिबल है। और अगर पूर्ण संख्या नहीं आता है तो ये संभव नहीं होगा। तो 17 से हम 360 में भाग देते हैं, 17 दूनी 34, 2 बचता है 0, 17 इकाई 17, 3 यहाँ पे शेष बच जाता है। तो इस प्रकार आता है हमारे पास 21.3/17, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये न्यूनतम कोण जो है 17 डिग्री संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब 360 डिग्री में उस संख्या से भाग देने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यह दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का चित्र है। ए नंबर में आते हैं, क्या इस चित्र की बाहरी परिसीमा यानी बाउंड्री में परावर्तन समिति है? यदि ऐसा है तो समिति की रेखा खींचिए, वे कितनी है? तो इसकी जो बाहरी परिसीमा जो बाउंड्री है वो इसका शेप कुछ इस तरह से है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या इसमें परावर्तन समिति है? तो देखते हैं। अगर हम इसके बीचों बीच एक रेखा खींच लें इस तरह से, तो देखते हैं पहले मिरर में क्या ये दिख रहा है बराबर दोनों साइड? हाँ, ये जो आकृति है पूरी हो जाती है। तो एक समिति इस तरह से खींच सकते हैं आप, इसके बीचों बीच से होके निकलेगा। तो उत्तर तो हो गया हाँ है। अच्छा, इसे अगर आप इस तरह से करके देखें तो भी आकृति आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। यहां से भी हो सकता है, यह भी संभव है। ठीक है, फिर हम इस आकृति को इस तरह से देखते हैं। एक बार यहां से देखते हैं, इसको मूव करके दिखाते हैं आपको। यहां से भी देख सकते हैं आप कि आकृति जो है पूरी हो जाती है। ठीक है ना, ये देखिए। तो यहां से भी संभव है। कुल मिला के इसमें 3 जो है समिति, परावर्तन समिति आपको देखने को मिल रहा है। एक इस तरह से भी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे उत्तर क्या होगा? हाँ, ये संभव है। और इसमें जो है हमें समिति की रेखाएं खींचने को कहा गया था, तो हमने खींच भी दिया है। इसमें 3 समिति की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बी नंबर में है, क्या इसकी
अपने केंद्र के परित घूर्णन समिति है? यदि ऐसा है तो घूर्णन समिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो आप इस शेप को जब लेकर के घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 3 समिति के कोण हैं। इसी तरह का एक आप स्केच करके बना लें और उसको आप 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपको ये जो शेप है सेम टू सेम दिखाई देगा। और इस तरह से इसमें जो है घूर्णन समिति भी है, कुल मिला के 3 घूर्णन समिति है और वो इस तरह से है 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री। इसे आप स्वयं कर लें। इसी तरह का शेप आप ले लें, यहाँ पे मार्क कर लें, ये प्रारंभिक स्थिति है। आप 120 डिग्री उससे मूव करें, आपका फिगर सेम टू सेम होगा। फिर 240 डिग्री मूव करें, सेम टू सेम होगा। फिर 360 डिग्री पे लाएं तो भी फिगर आपका सेम टू सेम होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 में आपको जाके सारणी 3 चेक करना है। सारणी 3 में पहले आकृति अनुक्रम, नियमित बहुभुज आकार अनुक्रम आकृतियों में समिति की कितनी रेखाएं हैं, आपको कौन सा संख्या अनुक्रम मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल करते चलेंगे। यहाँ पे है अध्याय 1 की सारणी 3 में यानी कि सेम सारणी में पहले आकृति अनुक्रम, नियमित बहुभुज के आकार अनुक्रम की आकृतियों में समिति के कितने कोण हैं। आपको 8 नंबर में बताना है कि कितनी समिति की रेखाएं हैं और 9 नंबर में बताना है उसी फिगर में कि समिति के कितने कोण हैं। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है और पैटर्न कौन सा आपको प्राप्त होता है। तो आइए चलते हैं अध्याय 1 के सारणी 3 में। यह सारणी आपको पेज नंबर 10 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें इन बहुभुजों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि समिति की कितनी रेखा है और क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि समिति के कितने कोण हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि समिति की जो है कुल मिला के 3 रेखा है। इसमें जो है समिति के 4 रेखाएं हैं इस तरह से कुछ, और इसमें समिति का 5 रेखा क्योंकि ये एक पंचभुज है ना। हर शीर्ष से सामने वाली भुजा की ओर आपको एक इसमें जो है समिति रेखा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला में 3 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 5 है, इसमें 6 होगा कुल मिला के। कितना होगा देखिए कैसे, या आप भी जानते हो, ऐसा 1, ऐसा 2, ऐसा 3, ऐसा 4 और ये ऐसा 5 और एक ये भी छूट रहा है, ये शीर्ष से होते हुए 6। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ेगा 3, 4, 5, 6, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा और इसमें 10 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 शीर्ष हैं तो 10 समिति की रेखा होगी। एक तो शीर्ष से होगा और फिर इसके बीचों बीच से भी होगा। ठीक है, जैसे ये देखिए शीर्ष से शीर्ष जाएगा, शीर्ष से शीर्ष में, और फिर एक ऐसा भी बनेगा, देखिए सामने सामने भी ऐसा भी बनेगा, है ना। तो इस तरह से इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 9, इसमें 8 और इसमें 7। और समिति के अगर कोण की बात करें तो इसमें कोण भी उतना ही होगा जितनी की समिति अक्ष है। आप इसको 6 बार मूव करिएगा तो ये जो है 360 डिग्री पूरा करेगा। इसको 5 बार मूव कीजिएगा तो 360 डिग्री पूरा करेगा। इसको 4 बार मूव कीजिएगा तो 360 डिग्री पूरा करेगा। इसको 3 बार मूव कीजिएगा तो 360 डिग्री पूरा करेगा, है ना। तो इस तरह से इसका भी जो पैटर्न बनेगा वही बनेगा, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके। तो हमने सारणी 3 में देखा कि पहली आकृति त्रिभुज की थी और तीनों भुजाएं बराबर थी। उसके बाद एक वर्ग था, चारों भुजाएं बराबर थी। फिर पंचभुज था, उसकी 5 भुजाएं बराबर थी। फिर षष्ठभुज था, उसकी 6 भुजाएं बराबर बराबर थी। इस तरह से इसमें जो हमें अनुक्रम प्राप्त हुआ समित रेखाओं का, वो इस तरह से था 3, 4, 5, 6 और इस तरह से ये 10 तक जा रहा था, टिल 10 तक, है ना। और इसी प्रकार जब हमने उसमें कोण तलाशे तो कोण भी हमें उतना ही मिला, 3, 4, 5, 6। ये क्योंकि 10 तक था तो यहाँ पे 10 कोण तक हम प्राप्त किए, ये उसका अनुक्रम था। और क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्याय 1 की सारणी 3 में अंतिम आकृति अनुक्रम कोच स्नोफ्लेक के आकार अनुक्रम में आकृतियों में समिति की कितनी रेखाएं हैं, समिति के कितने कोण हैं। तो इसमें भी हमें समिति की रेखाएं और समिति के कोण बताने हैं। तो इसके लिए आपको वापस फिर से उसी सारणी में पेज नंबर 10 में आना है। पहला में तो चलिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे हमें एक
इस तरह का शेप दिखाई दे रहा है। इसमें कितने शीर्ष हैं आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सममिति की रेखाएं कितनी होंगी, 6 होगी। जैसे देखिए एक हम खींच के दिखा दे रहे हैं, 1 हो गया, आप पहले भी अध्याय में कर चुके हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, शीर्ष से हो गया 3। अब यहां से ऐसे हो जाएगा, ये देखिए 4, यहां से इस तरह से ये 5 और यहां से इस तरह से ये 6 हो जाएगा। तो इन सब में आप 6 ही देखेंगे। यहाँ पे भी देखिएगा इस तरह से 1, इस तरह से इसमें रेखाएं हो जाएंगी, 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहां से भी ऐसे आप समित रेखा खींच सकते हैं, ये 4, यहां से भी होगा 5। हमने अध्याय 9 में पहले ऐसा किया भी है। और यहां से ये 6, ठीक है। तो इसकी जो पैटर्न बन रही है 6 की ही पैटर्न बन रही है। यहाँ पे 6, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 ही होगा। आप इस तरह से खींच के देखेंगे तो इसमें भी कुल मिला के 6 ही होगा। इस तरह से जाएगा और ये फिर इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 है। तो यहाँ पे 6 का पैटर्न है और मूवमेंट भी इन सब में 6 बार ही आएगा। मतलब आप इसको 6 बार घुमाओगे तो 360 डिग्री ये पहुंचेगा। यानी कि मिनिमम जो है आपका 60 डिग्री का कोण रहेगा इसमें, ठीक है। तो 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, और फिर 180 डिग्री, और फिर 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री, और फिर 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो 6 का पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पे सममिति के कोण एज वेल एज जो सममिति की रेखा है उसके लिए जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है 6 का पैटर्न प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक चक्र में कितनी सममिति की रेखाएं और सममिति के कोण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुल मिलाकर अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो हर 2 तीली के बीच आप एक रेखा सममिति का खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर इसमें 24 सममिति की रेखाएं होंगी। तो बच्चों हर 2 तीलियों के बीच से आप एक सममित रेखा खींच सकते हैं। इसका जो हल है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अशोक चक्र में 24 सममिति की रेखाएं हैं। अशोक चक्र में 24 सममिति के कोण इस तरह से होंगे। आपको 360 भागा 24 करना था, तो पहला जो न्यूनतम कोण आएगा वो 15 डिग्री आएगा। और इस तरह से 24 बार आपको आगे बढ़ जाना है, 15 ऐड करते जाना है, आप 360 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240, 255, 270, 285, 300, 315, 330, 345 और फिर 360 डिग्री। इस तरह से कुल मिलाकर 24 सममिति के कोण भी होते हैं। तो बच्चों आज के इस सेशन में यहीं तक। एक और भाग इसका रह गया है जो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे और इस अध्याय को भी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।